पति की मृत्यु के बाद मुझे कैंसर हो गया, लेकिन सास ने मेरा इलाज नहीं कराया। वो कहती थी ये अपने आप ही मर जाएगी तो अच्छा है, मैं इस पर पैसे क्यों बर्बाद करूं। इस हालत में भी सास ने मुझे नौकर की तरह काम पर लगा रखा था। आज ननद के होने वाले पति का परिवार खाने पर आया था। मैं रसोई में उनके लिए खाना बना रही थी। जब बिरयानी परोसने गई तो वह मेरे हाथ से नीचे गिर गई। उसी क्षण सास ने मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा। मेरे मुंह से खून की उल्टी हो गई। उस समय मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ननद का होने वाला पति गुस्से में खड़ा हो गया। वो बोला, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। मेरा नाम मेघा है। मेरे पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे समीर से कर दी थी। उन्होंने हम पर दया दिखाकर दहेज नहीं लिया था। समीर की माँ और बहन शादी के दूसरे ही दिन बदल गईं। सुबह मैं रसोई में गई तो सास आंखें तरेर कर बोली, बहू, हमारे घर में देर से सोने की आदत नहीं है। आज से ये रसोई तुम्हारे ही जिम्मे रहेगी। मैंने हाँ कहा और काम में लग गई। समीर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन पिता मुझसे मिलने आए। मेरे गाल पर थप्पड़ के निशान देखकर वे रोने लगे। सिर्फ एक गिलास टूटने पर सास ने मुझे मारा था। पिता ने मुझे सीने से लगा लिया। वे बोले, बेटी, आज मेरा भाई जिंदा होता जो हमसे अलग हो गया था तो शायद तुम्हारी हालत ऐसी न होती। मैंने पूछा, कौन से भाई? पिता ने आंखें पोंछी और बात टाल दी। थोड़ी देर बाद वे चले गए। मेरी ननद प्रिया सुबह विश्वविद्यालय जाती थी। वो खुद को आसमान की परी समझती थी। उसमें बहुत घमंड था। घर के सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं खुशी से सब करती थी। इसी तरह शादी को 1 साल पूरा हुआ। हमारी शादी की सालगिरह पर समीर बोले, शाम को तैयार रहना, मैं आज ऑफिस से जल्दी आऊंगा, फिर हम बाहर खाने चलेंगे। मैं मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। वे ऑफिस चले गए। शाम को मैंने घर का काम जल्दी निपटाया। खुद को तैयार कर ही रही थी कि अचानक ननद रोती हुई कमरे से बाहर आई। किसी ने उसके फोन पर बताया था कि समीर का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी चीख सुनकर मैं दौड़ती हुई बाहर आई। सास आधी पूजा छोड़कर बाहर आई। वो बोली, क्या बकवास कर रही है, मेरे बेटे को क्या हुआ? ननद रोते हुए बोली, मां, अस्पताल से फोन आया था, वे कह रहे थे हालत बहुत नाजुक है। हम सब पागलों की तरह अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी के बाहर भीड़ थी। डॉक्टर बाहर आया। सास झपटकर उसकी कॉलर पकड़ने लगी। बोली, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? बताइए, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। भारी आवाज में बोला, हमें माफ कीजिए, मरीज के सिर में बहुत गहरी चोट थी, हम उन्हें बचा नहीं सके। इस एक वाक्य से मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। सास वहीं जमीन पर गिर पड़ी। छाती पीटकर रोने लगी। चिल्ला रही थी, मेरा शेर जैसा जवान बेटा चला गया। मैं दीवार से टिककर खड़ी थी। गले से आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। समीर का वादा याद आ रहा था कि वो शाम को जल्दी आएंगे। वे आए जरूर, लेकिन कपड़े में लिपटी हुई अर्थी घर आई। घर में एक ही चीख पुकार मच गई। पड़ोस की औरतें इकट्ठा हो गईं। लाश उठने से पहले ही सास का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा। मैं समीर के चेहरे के पास बैठकर रो रही थी। सास ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से झटक दिया। वो चिल्लाई, दूर हट, अपशकुनी, मेरे बेटे को खा गई। अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, तूने मेरा घर उजाड़ दिया। ये सब तेरे अपशकुनी कदमों का फल है। सास ने सबके सामने मुझे धक्का दे दिया। कुछ औरतों ने उसे समझाने की कोशिश की। बोली, बहन, समझदारी से पेश आओ, ये भगवान की मर्जी थी, लड़की तो खुद विधवा हो गई है। लेकिन सास की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। ये जब से मेरे घर आई है तब से धंधा मंदा हो गया है और आज मेरा बेटा ही चला गया। ये डायन है। लाश जाने के बाद माँ और पिता मुझे लेने आए। पिता का चेहरा पीला पड़ गया था। वे बहुत कमजोर लग रहे थे। समीर के दुख ने उन्हें भी तोड़ दिया था। पिता बोले, बेटी, अब यहां क्या बचा है, हमारे साथ चल। कहकर उन्होंने मेरे सिर को चूम लिया। मैं सामान बांधने लगी तो मेरी नजर मेरी 3 अविवाहित बहनों पर पड़ी। वे एक कोने में डरी हुई खड़ी थीं। का काम बंद हो गया था। वे अब बूढ़े हो चुके थे। समीर ही कभी कभी पिता की मदद करता था। अब अगर मैं विधवा होकर लौट जाती तो उनका बोझ कैसे उठता। मेरी वजह से बहनों की शादियां भी रुक जाती। मैंने दुपट्टे से आंसू पोंछे और फैसला किया। पिता से कहा, बाबा, मैं नहीं जाऊंगी, यही मेरा घर है, यहां समीर की यादें हैं। मां रोते हुए बोली, मेघा, तू यहां अपनी सास का बर्ताव देखती है ना, वे तुझे जीने नहीं देंगी। मैंने कहा, मां, भगवान बड़ा है, मैं सह लूंगी, आप बस दुआ करना। दिल पर पत्थर रखकर मैंने उन्हें लौटा दिया। दरवाजा बंद होते ही मुझे लगा कि मैंने शेरों की मांद में अकेले रहने का फैसला किया है। अगली सुबह सास मेरे कमरे में आई। मैं भगवान की किताब पढ़ रही थी। वो बोली, सुन महारानी, वो वक्त गया जब मेरा बेटा तेरे नखरे सहता था। अब इस घर में रहना है तो नौकरानी की तरह काम करना पड़ेगा। मुफ्त की रोटियां खाने की जगह नहीं है, उठ सफाई कर। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया और रसोई की ओर चली गई। प्रिया कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठी थी और सेब खा रही थी। मुझे देखते ही बोली, भाभी, मेरे कमरे की भी सफाई कर देना, मुझे धूल से एलर्जी है, इसलिए मैं खुद नहीं करूंगी।
उसके शब्दों में वही जहर था जो सास के शब्दों में था। मुझे समझ आ गया था कि समीर के जाने के बाद मेरे सिर से इज्जत की छत छीन ली गई है। अब इस घर में सांस लेने की कीमत भी अपमान सहकर चुकानी होगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। मेरे लिए हर गुजरता पल सजा जैसा था। समीर को गए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, फिर भी इस घर में मेरी कीमत बहू की नहीं बल्कि मुफ्त की नौकरानी की थी। मैं तड़के उठती, झाड़ू पोछा करती, नाश्ता बनाती, सास और ननद के उठने का इंतजार करती। एक सुबह मैं बर्तन धो रही थी, तभी सास की आवाज गूंजी, ए महारानी, नाश्ता कब मिलेगा? आज भी भूखा मारने का इरादा है क्या? मैं जल्दी से हाथ पहुंचकर ट्रे लेकर टेबल पर गई। प्रिया पहले से बैठी थी। कांपते हाथों से मैंने चाय का कप सास के सामने रखा। उसने घूंट लिया और कप जमीन पर दे मारा। ये क्या है? इतनी चीनी? मुझे डायबिटीज दिलानी है क्या? मैं भी मर जाऊं ताकि इस घर पर तेरा राज चले? वह चिल्लाई। मैंने डरकर कहा, नहीं माँ, मैंने हमेशा जितनी चीनी डालती हूं उतनी ही डाली थी। सास ने घूर कर कहा, आगे बोलेगी? अब शकुनी कहीं की, इसके आने से घर की बरकत उठ गई है। मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। तेरा ये अपशकुनी मुंह लेकर यहां से क्यों नहीं चली जाती? मैं चुपचाप टूटे कप के टुकड़े उठाती रही। मेरी आंखों से आंसू जमीन पर गिरते रहे। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर मायके जाती तो गरीब माँ बाप पर बोझ बनती और बहनों के रास्ते भी बंद हो जाते। इसलिए मैंने खामोशी ओढ़ ली थी। मेरे पति की मौत को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि घर में एक नई खुशी की खबर आई। एक दिन प्रिया विश्वविद्यालय से लौटी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो बोली, माँ, तुम्हें पता है मिस्टर देशमुख ने मेरा हाथ मांगा है। सास खुशी से फूली नहीं समाई। बोली, ये तो बहुत अच्छा परिवार है, लड़का क्या करता है? प्रिया बोली, वो अमेरिका से पढ़कर आया है और बहुत अमीर है। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। पति की मौत को 1 साल भी नहीं हुआ था, फिर भी वे शादी की तैयारी कर रहे थे। शाम को मेहमान आने वाले थे। सास मेरे कमरे में आई और बोली, खबरदार मेहमानों के सामने मत आना, तेरा अपशकुनी चेहरा मेरी बेटी की खुशी पर न पड़े। तू बस रसोई में रहेगी, वहीं से चाय पानी भेजेगी। मेहमान आए, लड़की को पसंद किया गया और सगाई तय हो गई। मेहमानों के जाने के बाद प्रिया बोली, भाभी देखा, मेरा नसीब कितना अच्छा है, अब मैं यहां से दूर नई दुनिया में जाऊंगी। फिर उसने ताना मारा, तुम्हें जलन हो रही होगी, तुम यहीं सड़ती रहोगी। उसके शब्द तीर की तरह मेरे दिल में लगे। आगे के दिनों में सास और कठोर हो गई। उसने कहा, लड़के वाले रस्म के लिए आएंगे, पूरा घर चमकना चाहिए, जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा नाक कटा तो मैं तेरी जीभ काट दूंगी। मुझे समझ आ गया था कि आगे और भी अत्याचार होने वाले हैं। मैं बस भगवान की ओर देख रही थी कि शायद कोई चमत्कार हो। मुझे नहीं पता था कि चमत्कार से पहले मुझे अपमान की गहरी खाइयों से गुजरना होगा। जिस दिन प्रिया के रिश्ते की खबर पक्की हुई, उसी दिन वो विश्वविद्यालय से दौड़ती हुई आई और चिल्लाने लगी, मामा जल्दी बाहर आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सास घबराकर कमरे से बाहर आई। क्या हुआ बेटी, सब ठीक है ना? प्रिया का चेहरा खुशी से खिल उठा था। वो अपनी माँ के गले लग गई। बोली, माँ, तुम विश्वास नहीं करोगी, संग्राम का फोन आया था। उसका प्रमोशन हो गया है, अब वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं रहे, वो डिप्टी कमिश्नर बन गए हैं, उन्हें जिले की जिम्मेदारी मिली है। ये सुनते ही सास के पैर जमीन पर नहीं टिके। उसने तुरंत आसमान की ओर हाथ उठाए और प्रार्थना की, हे भगवान, तुम्हारे लाख लाख धन्यवाद, मेरी बेटी अब राज करेगी, डिप्टी कमिश्नर की पत्नी बनेगी। मैं एक कोने में खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। प्रिया ने तिरछी नजर से मेरी ओर देखा। ताने भरे स्वर में बोली, माँ, अब मेरे सामने सबकी कीमत 2 पैसे की है। लोग ऐसे नसीब के लिए तरसते हैं। मेरा पति पूरे शहर का अधिकारी होगा। सास ने गर्व से बेटी का माथा चूमा। हाँ मेरी बेटी, अब लोग तो हमारी चप्पलों के बराबर भी नहीं रहे। तू देख, तेरा विवाह मैं ऐसे ठाट बाट से करूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। इस खबर के बाद प्रियंका के ससुराल से संदेश आया कि वे पूरे परिवार के साथ भोजन के लिए आने वाले हैं ताकि रिश्ते को आधिकारिक अंतिम रूप दिया जा सके। सास की इच्छा थी कि उन्हें अपने घर पर ही भोजन के लिए बुलाया जाए ताकि उन्हें पता चले कि ये लोग कितने मेहमाननवाज हैं। लड़के वाले बहुत अमीर थे और मेरी सास अपनी शान ऊंची रखना चाहती थी। रात को सास ने मुझे रसोई में बुलाया। सुन, परसों संग्राम और उसके घर वाले आने वाले हैं। कम से कम 10 तरह के व्यंजन बनने चाहिए। श्रीखंड, पूरी, वेज बिरयानी, पुरनपोली, खीर, हर एक व्यंजन शाही होना चाहिए। मुझे कोई कमी बर्दाश्त नहीं होगी। खाने में जरा भी नमक मिर्च कम ज्यादा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं डरते डरते बोली, माँ, इतना सब मैं अकेली कैसे बनाऊं? मदद के लिए कोई आएगा क्या? सास ने आंखें तरेरी। क्यों, तेरे हाथ टूटे हैं क्या? दिन भर मुफ्त की रोटियां खाती रहती है। एक दिन काम करने में जान निकल रही है। मदद के लिए कोई नहीं आएगा। सब कुछ तुझे अकेले ही करना है, मुझे सिर्फ काम चाहिए। किस्मत का कितना बड़ा मजाक था कि दावत के दिन ही मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज ठंड के कारण मुझे बहुत तेज बुखार था। मेरा शरीर जल रहा था और सिर फटने जैसा दर्द हो रहा था।
सुबह मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमजोरी से फिर गिर पड़ी। मैं अभी सोई ही थी कि सास तूफान की तरह कमरे में घुस आई। अरे महारानी अभी तक सो रही है, दोपहर होने वाली है और रसोई खाली पड़ी है। तुझे शर्म नहीं आती? मैं कमजोरी से उठते हुए बोली। मां, मुझे बहुत तेज बुखार है, शरीर में ताकत नहीं है, आज मुझे छुट्टी दे दो, कल मैं सारा काम कर लूंगी। ये सुनते ही सास ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिस्तर से नीचे खींच लिया। बहाने मत बना, आज मेरी बेटी के ससुराल वाले आने वाले हैं और तू यहां नखरे दिखा रही है। मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी बेटी की खुशी पर नजर डाल रही है। उठ और काम पर लग जा, नहीं तो ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। उनका व्यवहार इतना क्रूर था कि मैं कांप गई। तेज बुखार में मेरा शरीर थरथरा रहा था, लेकिन उनकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। उन्होंने मुझे धक्का देते हुए रसोई में पहुंचा दिया। खबरदार, जब तक सारा खाना तैयार न हो जाए रसोई से बाहर कदम रखा तो तुझे पानी पीने की भी इजाजत नहीं है। मैं लड़खड़ाते कदमों से रसोई में पहुंची। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, फिर भी मैंने बर्तन धोना शुरू किया। ठंडे पानी से बुखार और बढ़ गया। बर्तन धोते हुए मुझे अपने आप समीर की याद आ गई। अगर वो होता तो शायद मुझे पानी का गिलास भी उठाने नहीं देता। आज मैं जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। मैं रोते हुए खाना बना रही थी। मन में आ रहा था सब छोड़कर भाग जाऊं, माँ बाप के घर चली जाऊं। लेकिन फिर छोटी बहनों के मासूम चेहरे आंखों के सामने आ गए, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया। अगर मैं घर चली जाती तो मेरी विधवा होने की छाप उनके जीवन को भी प्रभावित करती। शाम हो चुकी थी, मेहमानों के आने का समय पास आ गया था। रसोई में व्यंजनों की खुशबू फैल चुकी थी, लेकिन मेरे लिए वो भी यातना बन गई थी। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। मैं आखिरी व्यंजन बना रही थी, तभी सास फिर रसोई में आई। उन्होंने बर्तनों के ढक्कन खोलकर देखा। खाना तो ठीक लग रहा है, लेकिन याद रख, मेहमानों के सामने अपना अपशकुनी चेहरा मत दिखाना। बस खाना परोस कर गायब हो जाना। अगर कोई चीज कम पड़ी तो आज पूरी रात तो बाहर आंगन में ठंडी जमीन पर बिताएगी। तुझे कमरे में आने नहीं दूंगी। मैं डरकर तुरंत सिर हिलाया। कोई कमी नहीं होगी माँ। बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। मेहमान आ चुके थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब मुझे भारी बर्तन उठाकर खाने की मेज तक ले जाने थे। बुखार से मेरा शरीर टूट रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और पहली डिश उठाई। मुझे नहीं पता था कि अगला 1 घंटा मेरे जीवन में कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। मैंने आखिरी नजर डाली ताकि यकीन हो जाए कि कहीं कुछ कमी नहीं रह गई है। तेज बुखार के कारण मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन दिमाग में सास की धमकी गूंज रही थी कि अगर जरा भी गलती हुई तो पूरी रात ठंडे आंगन में बितानी पड़ेगी। ड्राइंग रूम से मेहमानों की हंसी की आवाज आ रही थी। सास और प्रिया की हंसी सबसे तेज सुनाई दे रही थी, जो अपनी अमीरी और किस्मत का दिखावा कर रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई, खाने के बर्तन उठाए और खाने के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। मेहमानों में प्रिया की होने वाली सास, उनकी बेटी और वो लड़का संग्राम मौजूद था, जो अब डिप्टी कमिश्नर बन चुका था। सब लोग कुर्सियों पर बैठे थे। मुझे देखते ही कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने नजर झुकाकर कांपते हाथों से चावल की डिश मेज पर रखी। संग्राम की मां ने मुझे ध्यान से देखा, फिर मेरी सास की ओर मुड़कर बोली, बहन, ये लड़की कौन है? पहले कभी इसे नहीं देखा। क्या कोई नई नौकरानी रखी है क्या? ये सवाल सुनते ही मेरे दिल पर जैसे खंजर चल गया। मैं इसी घर की बहू थी, इसी खानदान की इज्जत थी, लेकिन आज मेरी पहचान मिटाई जा रही थी। मेरी सास ने बेहद बेपरवाही से जवाब दिया, अरे नहीं बहन, ये दूर की गरीब रिश्तेदार है। इसका पति मर गया था और पीछे कोई नहीं था, इसलिए हमने दया करके इसे सहारा दिया है। घर के छोटे बड़े काम करती है और 2 वक्त का खाना खाकर रहती है। हम तो इसे पुण्य समझकर कर रहे हैं। मैं स्तब्ध रह गई। कितनी आसानी से वो झूठ बोल रही थी और मुझे घर की नौकरानी बताकर पेश कर रही थी। मैंने धैर्य का घूंट पिया और चुपचाप रसोई की ओर लौट गई ताकि बड़ा बर्तन लेकर आ सकूं। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैं उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। मैं रसोई से गरम दाल का भारी बर्तन उठाकर वापस आई। बुखार अब मेरे सिर पर चढ़ चुका था। जैसे ही मैं मेज के पास पहुंची, वैसे ही अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चक्कर इतना तेज था कि मेरे कदम लड़खड़ा गए और हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। जोर की आवाज के साथ गरम दाल का बर्तन मेरे हाथ से फिसलकर सीधे कालीन पर गिर पड़ा। गरम दाल चारों ओर फैल गई और कांच के टुकड़े बिखर गए। मेहमान घबराकर अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। यह दृश्य देखते ही मेरी सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से उठी और बिजली की तरह मेरे पास आ गई। मैं कुछ कह पाती उससे पहले माफी मांग पाती, उससे पहले ही उसने सबके सामने पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। आप शकुनी अंधी हो गई है क्या? सास की आवाज पूरे घर में गूंज गई। देखा ना बहन जी, इसी वजह से मैं इसे मेहमानों के सामने नहीं लाती। इसने अपनी अपशकुन की छाया यहां भी फैला दी। इतना महंगा कालीन और सारा खाना बर्बाद कर दिया। मेहमान हैरानी से कभी मेरी ओर तो कभी मेरी सास की ओर देख रहे थे।
मेरे गाल पर सास की उंगलियों के निशान उभर आए थे और आंसू अब रुक नहीं रहे थे। सास का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और झटकते हुए बोली, पहले मेरे जवान बेटे को खा गई और अब मेरी बेटी की खुशी को आग लगाने चली है। तुझे घर में रखना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा था ना कि आज कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन तूने सुना नहीं। संग्राम चुपचाप सब देख रहा था। उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, लेकिन मेरी सास अपने गुस्से के बहाव में बहती जा रही थी। मेरी नजरों के सामने से निकल जा। याद रख, आज की रात तुझे इस घर में शरण नहीं मिलेगी। निकल जा। मैं रोते रोते जमीन पर बैठ गई और कांच के टुकड़े उठाने लगी। कांच मेरी हथेलियों में चुभ रहा था, लेकिन मन का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। सारे मेहमान मुझे तिरस्कार से देख रहे थे, उस एक व्यक्ति को छोड़कर जिसकी नजरों में उस पल कुछ अलग ही था। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये गिरा हुआ आंसू और जमीन पर फैला हुआ रस मेरी किस्मत का फैसला करने वाला था। सास अभी और कुछ कहने ही वाली थी, तभी अचानक ऐसी आवाज आई कि सब लोग सन्न रह गए। सास का हाथ फिर हवा में उठ गया था। मैंने डर से आंखें बंद कर लीं। मैं अगले थप्पड़ का इंतजार कर रही थी, जो मेरी आत्मा को और घायल करने वाला था, लेकिन वो थप्पड़ मेरे गाल तक पहुंच ही नहीं पाया। हॉल में एक गूंजती हुई अधिकार भरी आवाज गूंजी, जिसने वहां मौजूद हर किसी को रोक दिया। बस करो, बहुत हो गया। यह आवाज किसी और की नहीं थी, ये डिप्टी कमिश्नर संग्राम की थी। मैं डरते हुए आंखें खोल बैठी। संग्राम अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे और उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उनकी मां और बहन भी हैरानी से उन्हें देख रही थीं। मेरी सास का हाथ हवा में ही रुक गया। वो घबराकर संग्राम की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये तो घर के छोटे मोटे मामले हैं। इन नौकरानियों को सीधा करने के लिए कभी कभी सख्ती दिखानी पड़ती है। तुम बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। सास ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। नौकरानी? संग्राम ने सवालिया नजरों से सास को देखा, फिर कदम बढ़ाकर मेरे पास आ गए। मैं जमीन पर बैठी कांच के टुकड़े मुट्ठी में दबाए कांप रही थी। संग्राम ने मेरी सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये आपकी दूर की रिश्तेदार है, तो क्या आप अपनी रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? और अगर ये नौकरानी भी हो तो क्या नौकर इंसान नहीं होता? ये सुनते ही प्रिया तुरंत अपनी मां के पक्ष में बोलने लगी। संग्राम, आप इस 2 पैसे की औरत की वजह से हमसे नाराज हो रहे हैं। आपको नहीं पता ये कितनी बदतमीज है। इसने जानबूझकर रस्सा गिराया है ताकि हमारा आनंद खराब हो जाए। संग्राम ने कठोर नजरों से प्रिया को देखा। जानबूझकर? क्या तुम अंधी हो? पिछले आधे घंटे से मैं इसे देख रहा हूं। ये लड़की बुखार से जल रही है। इसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरा पीला पड़ गया है। इसे आराम की जरूरत थी, लेकिन तुम लोगों ने इसे किसी बेकार कैदखाने के कैदी की तरह रखा है। संग्राम के शब्द सुनते ही सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत सफाई देने लगी। अरे बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। हम इसे बहुत प्यार से रखते हैं। आज बस काम ज्यादा था, इसलिए इसे कहा। संग्राम ने सास की बात बीच में काट दी। सबके सामने इसे थप्पड़ मारना और अपमान करना क्या प्यार होता है? इसे अपशकुनी कहना क्या प्यार है? मैं यहां रिश्ता जोड़ने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कसाईयों के घर आ गया हूं। यह सुनते ही प्रिया के हाथ से प्लेट गिर गई। संग्राम, तुम ये क्या बोल रहे हो? संग्राम ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। जो लोग अपने ही घर की इज्जत और कमजोर लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, वे दूसरों को क्या इज्जत देंगे? मुझे दुख है, लेकिन ऐसे जालिम घराने में मैं रिश्ता नहीं जोड़ सकता। सास रोते हुए संग्राम के सामने हाथ जोड़ने लगी। बेटा, ऐसा मत करो। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि सगाई के दिन ही रिश्ता टूट गया। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। संग्राम ने मेरी ओर उंगली दिखाते हुए उत्तर दिया। जीवन तो आप इस लड़की का बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सच में आपकी रिश्तेदार है? क्योंकि जिस नफरत के साथ आपने कहा कि इसने आपका बेटा खा लिया, उससे तो यही लगता है कि इसका इस घर से बहुत गहरा संबंध है। सास चुप हो गई। उसकी जीभ जैसे जम गई हो। वो सच बताने से डर रही थी, लेकिन संग्राम के व्यक्तित्व का रौब इतना था कि वो झूठ भी नहीं बोल पा रही थी। उसी वक्त मैंने हिम्मत करके शांत आवाज में कहा, मैं इनकी बहू हूं, इनके दिवंगत बेटे समीर की विधवा। मेरे ये शब्द जैसे विस्फोट बन गए। संग्राम चौंककर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हैरानी और दुख का सैलाब उमड़ पड़ा। विधवा? संग्राम ने धीरे से शब्द दोहराया। तो ये बात है। संग्राम ने एक लंबी सांस ली और अपनी मां से कहा, मां चलो यहां से। अब यहां रुकने का कोई कारण नहीं बचा। प्रिया और सास के रोने चिल्लाने को अनदेखा करते हुए संग्राम अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। उनके जाते ही घर में मौत जैसी खामोशी छा गई, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की सन्नाटा। मुझे कल्पना भी नहीं थी कि संग्राम का इस तरह जाना मेरे लिए यातना बन जाएगा, लेकिन प्रकृति ने मेरे लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था, जो सबकी कल्पना से परे था। संग्राम और उसके घर वालों के जाते ही घर पर जैसे आफत टूट पड़ी।
गाड़ी की आवाज धीमी होते ही मेरी सास घायल शेरनी की तरह मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे जमीन पर घसीटते हुए ले गई। वो चिल्लाई, खुश है ना अब? तेरा कलेजा ठंडा हो गया ना? मेरी बेटी का घर उजाड़ कर अब तुझे शांति मिली? मैंने कहा था ना कि अपना अपशकुनी चेहरा मत दिखाना, लेकिन तूने जानबूझकर ये नाटक रचा। मैं दर्द से चीख रही थी। बुखार की तेजी से मेरा शरीर आग की तरह तप रहा था। माम गवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे चक्कर आ रहा था। मुझ पर भरोसा करो। तभी प्रिया रोते हुए अपने कमरे से बाहर आई और मुझ पर बरस पड़ी। माया डायन है। इसने जलन के कारण मेरा रिश्ता तोड़ा है। इसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं एक अधिकारी की पत्नी बन रही थी। इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दो। सास ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन की ओर धक्का दिया। बाहर कड़ाके की ठंड थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। उसने मुझे आंगन के बीचों बीच गिरा दिया। वो बोली, तेरी सजा यही है कि आज पूरी रात तू इसी ठंडी जमीन पर गुजारेगी। अंदर आने की कोशिश की तो तेरे पैर तोड़ दूंगी। यहीं सड़ और मर जा। सुबह तक जिंदा रही तो तब देखेंगे। ये कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। मैं बंद दरवाजे को देखती रह गई। आंसुओं से मेरा चेहरा धुंधला हो गया था। मैंने घुटनों में सिर डाल लिया और ठंड से कांपने लगी। बुखार सिर चढ़ चुका था और दांत बज रहे थे। समीर की बहुत याद आ रही थी। वो होता तो मुझे हवा भी न लगने देता। रात किसी तरह दर्द बनकर गुजर गई। कभी होश में ठीक भी बेहोश हो जाती थी। सुबह पक्षियों की चहचहाट के साथ दरवाजा खुला। सास बाहर आई। उसके हाथ में मेरी छोटी सी थैली थी जिसमें मेरे थोड़े से कपड़े थे। उसने वो थैली मेरे मुंह पर फेंक दी। उठ, बहुत हुआ नाटक। अब एक पल भी मैं तुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी इसी वक्त यहां से निकल जा। जाकर सड़क पर भीख मांग या अपने गरीब बाप के सिर पर जाकर मर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कांपते हाथों से थैली उठाने लगी। पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं थी, लेकिन इज्जत बचाने के लिए वहां से निकलना ही सही था। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया। मैं गेट की ओर पहला कदम रखने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सास और प्रिया चौंक गईं। इतनी सुबह कौन हो सकता है? सास ने प्रिया को इशारा किया कि मुझे एक तरफ छिपा दे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नौकरानी ने दरवाजा खोल दिया। सामने वो खड़ा था, वही संग्राम जो कल रात रिश्ता तोड़कर गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक अलग ही चमक। सास उसे देखकर घबरा गई। बेटा, तू यहां क्या कर रहा है? कल तो सब खत्म करके चला गया था ना? संग्राम ने मेरी ओर एक नजर डाली। मैं ठंड से कांप रही थी और बुखार से थरथरा रही थी। मेरी हालत देखकर उसकी मुट्ठी कस गई। वो बोला, आंटी, मैं सब खत्म करके गया था, लेकिन एक बात अधूरी रह गई थी। संग्राम ने ठोस आवाज में कहा, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। दिल पर एक बोझ था, वही उतारने आया हूं। प्रिया की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। क्या आप माफी मांगने आए हैं? संग्राम, क्या आपने अपना फैसला बदल लिया है? मुझे पता था आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। संग्राम ने प्रिया के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सीधे मेरे पास आया। सास चिल्लाई, खबरदार, इस अपशकुनी के पास मत जाना। हम इसे घर से निकाल रहे हैं। ये इसी लायक है। संग्राम ने मुड़कर सास की ओर देखा और ऐसा वाक्य बोला कि जमीन आसमान हिल गए। जिसे तुम घर से निकाल रही हो उसी को लेने मैं आया हूं। सास और प्रिया पत्थर की तरह जड़ हो गईं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं खुद भी हैरानी के समंदर में डूब गई थी। ये अजनबी आदमी जो कल तक मुझे जानता भी नहीं था, वह मेरे लिए वापस क्यों आया है? क्या वो मुझ पर दया कर रहा है या फिर बात कुछ और ही है? मुझे क्या पता था कि संग्राम का लौटना सिर्फ सहानुभूति नहीं था, बल्कि ऐसा रिश्ता था जो सदियों पहले लिखा जा चुका था। संग्राम के मुंह से ये वाक्य सुनकर कि वो मुझे लेने आया है, मेरी सास और प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। सास ने जोर से ठहाका लगाया, जैसे उसे संग्राम की मानसिक हालत पर शक हो गया हो। तू होश में है ना बेटा? लगता है तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। ये मेरे बेटे की विधवा है। इसने मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया है। इसे साथ ले जाकर तू क्या करेगा? अपने घर में नौकरानी बनाकर रखेगा क्या? सास ने जहर उगलती भाषा में कहा। संग्राम ने गंभीरता से सास की ओर देखा और बेहद ठाम आवाज में बोला, नहीं आंटी, मैं इसे नौकरानी बनाकर नहीं ले जा रहा हूं। मैं इसे सम्मान देने आया हूं। मैं इससे ही शादी करूंगा। ये शब्द किसी विस्फोट से कम नहीं थे। प्रिया के मुंह से अनायास चीख निकल गई। शादी? संग्राम, तुम पागल हो गए हो। मुझ जैसी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की को छोड़कर इस अनपढ़ विधवा औरत से शादी करोगे? ये तो हमारे घर की नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। संग्राम ने गुस्से में प्रिया को चुप रहने का इशारा किया और कहा, बस अब एक शब्द भी नहीं। सुंदरता चेहरे में नहीं होती, वो इंसान के चरित्र और सहन शक्ति में होती है, जो मुझे तुम में कहीं दिखाई नहीं दी। मेरी सास गुस्से से कांपने लगी। वो मेरे पास आई और चिल्लाकर बोलिया, मेरे बेटे की विधवा है। तुम क्या कह रहे हो? लोग क्या कहेंगे? डिप्टी कमिश्नर एक विधवा से शादी कर रहा है जिसका पति कुछ महीने पहले ही मर गया है।
क्या तुम्हें दुनिया में कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? संग्राम एक कदम आगे आया और पूरी ताकत से बोला, मैं जो कह रहा हूं वो पूरी तरह सही है। तुम्हारे बेटे की विधवा है तो क्या हुआ? क्या विधवा को जीने या दूसरा विवाह करने का हक नहीं होता? हमारा धर्म और हमारा कानून उसे ये अधिकार देता है। मैं इससे शादी करूंगा क्योंकि कल रात इसकी आंखों में जो लज्जा और पीड़ा मैंने देखी उसने मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। मैं दीवार का सहारा लेकर ये सब सुन रही थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। बुखार से मेरा सिर घूम रहा था, लेकिन संग्राम के शब्द मेरे दिल को अजीब सी शांति दे रहे थे। प्रिया रोते हुए बोली, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई हूं। इस अपशकुनी औरत ने मुझ पर कुछ जादू कर दिया है। संग्राम, ये औरत बहुत चालाक है। इसने खुद को पीड़ित दिखाकर तुम्हें धोखा दिया है। चुप रहो। संग्राम की आवाज में ऐसी गर्जना थी कि प्रिया डर से चुप हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। जो लोग अपनी ही भाभी को जानवरों की तरह आंगन में फेंक सकते हैं, वे मुझसे वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? फिर संग्राम मेरी ओर मुड़ा। उसने बेहद नरम स्वर में मुझसे कहा, मेघा, तुम्हें इन जालिम लोगों के पास रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाऊंगा, फिर तुम्हारे माता पिता के घर जाकर सही तरीके से तुम्हारा हक मांगूंगा। तुम अब अकेली नहीं हो। सास ने रोकने की कोशिश की और बोली, मैं इसे यहां से नहीं जाने दूंगी। ये मेरे घर की इज्जत है। संग्राम ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इज्जत तो तुमने कल रात ही आंगन में फेंक दी थी। अब ये तुम्हारे घर की इज्जत नहीं बल्कि मेरी होने वाली जिम्मेदारी है। रास्ते से हटो। संग्राम आगे बढ़ा और मेरी बैग उठा ली। मैं लड़खड़ाते कदमों से चलने लगी तो मुझे चक्कर आ गया। मैं गिरने ही वाली थी, लेकिन संग्राम ने मुझे संभाल लिया। उस पल सास और प्रिया की आंखों में जो हार और गुस्सा था वह देखने लायक था। वे खुद बुने हुए षड्यंत्र के जाल में खुद ही फंस चुकी थीं। संग्राम मुझे गाड़ी में बैठाकर ले गया। पीछे मुड़कर मैंने उस घर को देखा जहां मैंने अपमान के अनगिनत पल बिताए थे। मुझे नहीं पता था कि संग्राम मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे सिर से काली रात की छाया हट रही है। एक नई सुबह उगने वाली थी, लेकिन ये नई सुबह अपने दामन में ऐसा एक रहस्य छुपाए हुए थी जो मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। गाड़ी जब मेरे मायके की गली में रुकी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। संग्राम ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे सहारा देकर बाहर निकाला। दरवाजे पर दस्तक हुई तो पिता बाहर आए। मुझे इस हालत में देखकर उनके हाथ से जपमाला गिर गई। मेघा बेटी, ये क्या हाल कर लिया है? कहते हुए उनकी आवाज भर आई। माँ दौड़कर बाहर आई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। मेरी बेटी, क्या तुम्हें मारा है? क्या हुआ, सब बता। संग्राम चुपचाप एक ओर खड़ा था। पिता की नजर उस अनजान प्रभावशाली व्यक्ति पर पड़ी तो वे हैरान हो गए। बेटा, तुम कौन हो और मेरी बेटी को इस हालत में यहां लेकर आए हो? संग्राम ने आदर से नमस्कार किया और आगे बढ़कर पिता का हाथ थाम लिया। काका, मैं संग्राम हूं। जिस नरक से मेघा को निकाल कर लाया हूं वहां उसकी कोई कद्र नहीं थी। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं। पिता ने हमें अंदर बैठने को कहा। कमरे में बैठकर संग्राम ने कल रात और आज सुबह जो कुछ हुआ वह सब बता दिया। माँ पिता ये सुनकर सन्न रह गए कि उनकी बेटी किन हालातों से गुजर रही थी। फिर संग्राम ने पल भर रुककर गंभीरता से कहा, काका, मुझे पता है ये समय ठीक नहीं है, लेकिन मैं मेघा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि उसका जो हक है वह सारे सुख मैं उसे दूंगा। माँ पिता स्तब्ध रह गए। पिता ने भीगी आंखों से संग्राम की ओर देखा और बोले, बेटा, तुम डिप्टी कमिश्नर हो और हम गरीब लोग हैं। मेघा विधवा है। लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे घरवाले मानेंगे क्या? संग्राम मुस्कुराकर बोला, लोगों का काम बोलना है। मैं अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। मेरे लिए मेघा का विधवा होना कोई दोष नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। पिता ने मेरी ओर देखा। मैंने नजरें झुका ली। मन में समीर की याद थी, लेकिन संग्राम के उपकार और उसकी सच्ची भावना को नकारना संभव नहीं था। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। पिता ने संग्राम के सिर पर हाथ रखा। ईश्वर तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने मेरी डूबती नाव को किनारा दिया। उसी शाम सादगी से मंदिर में हमारा विवाह हो गया। दूसरी ओर प्रिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। वे हाथ मलते रहे और अपने कर्मों पर पछताने लगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था। मैंने भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कर कृतज्ञता व्यक्त की। मुझे मेरे धैर्य का फल मिल गया था। समीर की मृत्यु और सास के अत्याचारों के बाद भगवान ने मुझे सम्मान और प्रेम के ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। निश्चय ही इंसान प्रयास करता है, लेकिन फैसले भगवान के होते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं और दूसरों का हक नहीं मारते, उन्हें भगवान वहां से देता है जहां से उन्हें उम्मीद भी नहीं होती। जो लोग अहंकार और जुल्म करते हैं, उनका अंत हमेशा सीख देने वाला होता है। सम्मान और अपमान सिर्फ भगवान के हाथ में है। वो जिसे चाहता है सम्मान देता है और जिसे चाहता है परीक्षा में डालता है।